खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरिद्वार से आई खबर की, जहां हरिद्वार में अथॉरिटी की नाक के नीचे ही देखिए कैसे किस अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी। अधिकारी इससे बेखबर है। शिकायत मिलने के बाद डीएम विनय शंकर पांडे एक्शन में जरूर नजर आ रहे हैं। डीएम का कहना है कि जहां कहीं पर भी अवैध प्लॉटिंग की शिकायत मिलेगी वहां पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इतना वक्त बीतने के बाद कम से कम अभी तक प्रशासन की आंखें खुलती दिखाई नहीं दे रही है। अवैध कॉलोनियां बहुत ज्यादा यहाँ काट दी गई थी, उसका असली खामियाजा सीधी साधी भोली भाली जनता को उठाना पड़ रहा था। बिल्डर अवैध कॉलोनियां काट के निकल जाते हैं और उसके बाद ना तो वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वाटर लॉगिंग हो गई, सड़कें नहीं हैं, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, नक्शे पास नहीं हैं। तो इसमें ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना बहुत आवश्यक है और उसी क्रम में ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं। और केदारनाथ धाम में मौसम साफ होने पर निर्माण काम फिर से शुरू कर दिए गए हैं। केदारनाथ धाम में चिनूक हेलीकॉप्टर से भारी मशीनें पहुंचाई जा रही है। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए 200 टन सामग्री पहुंचाई जा चुकी है और केदारनाथ धाम बेस कैंप के पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण शुरू कर दिया गया है। केदारनाथ धाम में अभी भी हमारे करीबन 300 से अधिक लेबर हैं जो कि काम कर रहे हैं और जो हमारे बचे हुए कार्य हैं, जो कि हमारा टारगेट है कि इस सीज़न में या फिर यात्रा अगली साल की जो यात्रा है उससे पहले हम कुछ कंप्लीट कर सकें, तो उसी में काम त्वरित गति से चालू है। और चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी काफ़ी भारी जो आइटम्स हैं उनको ऊपर पहुंचाया जा रहा है। रुड़की के भगवानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सपायर्ड दवाएं जलाने का मामला सामने आया है और इस मामले में स्वास्थ्य सचिव ने जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद मामले की जांच कराई गई। इस मामले में एक वीडियो उच्च अधिकारियों को भेजा गया था। अपने फार्मासिस्ट को बुलवाया, मैंने कहा भाई क्या है ये मैटर, मैं भी खुद भी गई पीछे, मैंने देखा जाके कि क्या चीज़ है। तो मेरे फार्मासिस्ट ने यही बताया कि मैडम ये जो हमारा बहुत पुराना कभी कोई पिट रहा था जो पहले के टाइम का होगा और वो कब का है किसी को नहीं पता, उसमें दवाइयाँ भी थी, वो कब की थी या क्या था वो उसमें कुछ नहीं दिख रहा है, पुराना कोई पिट रहा था, उसी की किसी व्यक्ति के द्वारा जो है वीडियो बनाई गई है। तो गाजियाबाद में एक शादी के इन दिनों काफी चर्चे हैं। शादी में दुल्हे से पहले दुल्हन ने घुड़चढ़ी की रस्म निभाई है। साहिबाबाद इलाके में एक परिवार ने सभी बेड़ियों को तोड़ते हुए अपनी बेटी को शिक्षा को पूरा किया जो वो बचपन से चाहती थी। परिवार ने शादी से एक दिन पहले बेटी की गुड़चढ़ी करवाई। इतना ही नहीं, बैंड बाजे के साथ पूरा परिवार जमकर डांस किया। गाजियाबाद में इस तरह का ये पहला मामला बताया जा रहा है जब दूल्हे से पहले दुल्हन ने गुड़चढ़ी की रस्म पूरी की। दुल्हन की गुड़चढ़ी का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। दरअसल दुल्हन खुशी ने अपनी शादी से 4 दिन पहले अपनी घुड़चढ़ी कराने की इच्छा जताई, जिसके बाद घर वाले मना नहीं कर सके। मेरा मन था घोड़ी पे बैठने का, फिर मम्मी और डैडी का भी मन था, इसलिए मैं घोड़ी पे चढ़ गई। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर के प्रवीण शर्मा अपनी ख्वाहिश पूरी करते हुए अपनी बेटी की घुड़चढ़ी कराई। एक दौर था जब बेटियों को दहलीज लागने की इजाजत नहीं थी और एक आज का समय है जब लड़कियां अपनी मर्जी से शादी से पहले घुड़चढ़ी कर रही है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जाति सूचक में जाति सूचक टिप्पणी लिखने पर हंगामा मच गया। दरअसल जेएनयू कैंपस में कई इमारतों को गुरुवार को ब्राह्मण विरोधी नारों से रंग दिया गया और इमारत में तोड़फोड़ की गई। विश्वविद्यालय कैंपस की दीवार पर सबसे ज्यादा जो गंभीर बात लिखी गई है वो रक्तपात होने की धमकी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर की जा रही हैं। फैकल्टी रूम और दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे जाने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लेफ्ट विंग पर आरोप लगाया है। क्लियर मानना है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी इनके साथ इन्वॉल्व है, चूंकि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इनका साथ दे रहे हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शांति श्री फुलपुरी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं और डीन को इस मामले में जल्दी से जल्दी जांच करके रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिए हैं। घटना के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने देश विरोधी सोच को कुचल देने की बात कही है। ये किसी साजिश का हिस्सा लगते हैं, ये भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा लगते हैं। कांग्रेस की तरफ से भी जाति सूचक शब्द लिखने वालों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। किसी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां स्वीकार्य नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए जिन लोगों ने ऐसा किया है। दिल्ली पुलिस ने मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
खबरों में आगे बढ़े, ग्रेटर नोएडा से खबर है, आपको बताएं, जहां लापरवाही की वजह से लिफ्ट में एक बच्चा 10 मिनट तक फंसा रहा। बच्चा जिस समय लिफ्ट में फंसा था उस समय लिफ्ट के 5वें फ्लोर पर लिफ्ट मौजूद थी। बच्चा निराला एक्सपायर सोसाइटी के इस लिफ्ट में फंसा है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपको बताएं कि कल 3 बच्चियों के लिफ्ट में फंसने की खबर आई थी, जहां एक सोसाइटी में गाजियाबाद के 24 मिनट तक 3 बच्चियां परेशान दिखाई दी और आज एक और तस्वीर आ चुकी है। लिफ्ट में बच्चा 10 मिनट तक परेशान रहा। देखिए किस तरीके से घबराहट में लिफ्ट में फंसने के बाद बच्चा कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की। तो एक और ऐसा वीडियो सामने आया है जो लिफ्ट के भीतर बच्चों के फंसने वाले मामले को दिखाता है। और इधर बाराबंकी में एक एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई। एम्बुलेंस में सवार एक मरीज की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर घायल हो गए हैं। दरअसल मरीजों को लेकर जा रही एम्बुलेंस में तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मारी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने हादसे में मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। तो एक की मौत और 3 लोग घायल हैं। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं घटनास्थल की, किस तरीके से इस एम्बुलेंस को कार ने जोरदार टक्कर मारी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गोरखपुर में शुक्रवार शाम दुकान में घुसकर 2 बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी को गोली मार दी और व्यवसायी को गंभीर हालत में बीआरडी मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश बाइक से तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर आला अधिकारी पहुंचे, जांच पड़ताल की, पूछताछ किया, सीसीटीवी फुटेज खंगाला और इसी के आधार पर सरगर्मी से तलाश की जा रही है। वहीं यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर अब हाईकोर्ट सख्त हो गया है। मामले पर कोर्ट आज भी सुनवाई करेगा। कल कोर्ट ने कई जगह बिजली सप्लाई बाधित होने पर नाराजगी जताई। अदालत ने मामले का संज्ञान लिया है। सरकार से हाईकोर्ट ने पूछा है कि ये क्यों बाधित हो रही है बिजली। हड़ताल खत्म कराने के लिए अभी तक सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और हड़ताल करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अस्मा लगा होने के बावजूद भी कर्मचारी किस अधिकार से हड़ताल पर है। पूरे मामले पर हाईकोर्ट का सख्त रुख अब देखने को मिल रहा है। सरकार से सवाल जवाब किया है कि अभी तक सरकार ने इस पूरे मामले पर क्या किया है और आगे अब इन लोगों पर क्या कार्रवाई होगी। तो देखिए, मैनपुरी समेत 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उससे पहले चुनाव आयोग से शिकायतों का दौर भी जारी है। मैनपुरी उपचुनाव के लिए एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दिग्गज चुनाव जीतने के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं शिकायतों का दौर भी जारी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने मैनपुरी और इटावा में पुलिस अधिकारियों के तबादले को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मैनपुरी और इटावा के एसएसपी को जवाब तलब किया है और पूछा है कि बिना चुनाव आयोग की अनुमति के तबादला कैसे कर दिया गया। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने 6 पुलिस अधिकारियों को तुरंत रिलीव करने को कहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आदेश रामगोपाल यादव की तरफ से दी गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दिया है। पिछले दिनों रामगोपाल यादव ने दिल्ली में निर्वाचन आयोग के कार्यालय जाकर मैनपुरी और इटावा के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ उपचुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। दरअसल मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होना है। चुनाव प्रचार खत्म होने में सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने इस उपचुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। और इधर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हो रहे लोकसभा के उपचुनाव में अब गुजरात की एंट्री हो गई है। दरअसल जसवंत नगर में रैली के दौरान अखिलेश यादव ने गुजरात और वहां बनाए जा रहे नमक की चर्चा की। और जो साथी जानते होंगे कि नमक कहाँ बनता है, ये जो हमें और आपको नमक दिया गया था गरीबों को इस बार, वो नमक गुजरात से आया। अखिलेश ने चुनावी सभा में भाजपा पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया और नमक की कसम खिलाकर नमक हटा लेने का आरोप लगाया है। और जो नमक दिया गया और नमक की कसम भी खिलाई गई थी वोट के लिए, याद कीजिए, नमक के लिए। अखिलेश यादव ने तीनों उपचुनाव में सबसे ज्यादा अपना फोकस पूरी तरह से मैनपुरी पर लगाया हुआ है, जहां की 5 विधानसभाओं में जसवंत नगर और करहल ऐसी हैं जिन्होंने हमेशा सफाई परिवार की झोली वोट से भरी है।
2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को करहल से 1.2 लाख और जसवंत नगर से 1.65 लाख वोटों की लीड मिली थी। 2019 में सीधी लड़ाई में मुलायम को करहल में 38,000 और जसवंत नगर से 62,000 वोटों की लीड मिली थी, जिसने मैनपुरी को मामूली अंतर और भोगांव में मिली हार को पाट दिया था। इसलिए भी अखिलेश यादव जसवंत नगर और करहल से लीड लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और चुनाव में गुजरात की एंट्री करा दी। जयंत चौधरी आज रामपुर में चुनाव करेंगे, प्रचार करेंगे और इससे पहले उन्होंने कल खतौली में रोड शो निकाला, मदन भैया के लिए वोट अपील। बड़ी संख्या में रालोद के कार्यकर्ताओं के साथ जयंत चौधरी ने खतौली में रोड शो किया। जयंत पिछले कई दिनों से लगातार रालोद प्रत्याशी मदन भैया के लिए अकेले ही धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, जिनका मुकाबला भाजपा की राजकुमारी सैनी से है। रालोद प्रत्याशी मदन भैया को समर्थन देने के लिए आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी खतौली पहुंचे और जनसभा की। और जितनी मेहनत भूखे पेट रह के हमारे कार्यकर्ता करते हैं, इतनी मेहनत सरकार के नेता मंत्री भी नहीं कर सकते। बीजेपी हार रही है। इस दौरान मदन भैया ने खुद पर बाहरी होने के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि खतौली से चुनाव जीतने के बाद वो मुजफ्फरनगर में ही घर बनवाएंगे और वहीं रहकर क्षेत्र का विकास करेंगे। बिछाएंगे और मकान भी यहीं बनाएंगे, मकान भी यहीं बनाएंगे और जब मकान बनाएंगे तो काम भी कराएंगे। खतौली में 5 दिसंबर को मतदान होना है और अब चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 1 दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में भाजपा और रालोद ने खतौली में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए चुनाव प्रचार थमने से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में जुटी थी, जिनमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली के शाहदरा में रोड शो किया और रैली को संबोधित किया। इसमें उन्होंने दिल्ली में भाजपा प्रत्याशियों को जीत दिलाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला। यहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, सड़कों पर लोगों का हुजूम आ रहा है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर एमसीडी में जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है, वहीं केजरीवाल जी ने एक तरफ भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में करीब 50% सीटों पर करीब 12 लाख उत्तराखंड के वोट निर्णायक भूमिका में हैं। इसलिए दिल्ली में भी उत्तराखंड के सीएम की बहुत मांग थी। पिछले हफ्ते भी सीएम धामी ने दिल्ली में कई जनसभाओं को संबोधित कर उत्तराखंड के लोगों को भाजपा के पक्ष में जोड़ने का प्रयास किया। इसके साथ ही सीएम ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामना दी। नड्डा को कंडाली से निर्मित शॉल और पहाड़ी टोपी भेंट की। साथ ही एमसीडी इलेक्शन को लेकर अपना फीडबैक दिया। फरार सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ने कल सरेंडर कर दिया। 3 घंटे की पूछताछ के बाद कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शुक्रवार सुबह पुलिस कमिश्नर के आवास पर जब इरफान और उनके भाई रिजवान सोलंकी सरेंडर करने पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे। विधायक की पत्नी नसीमा और बच्चे समेत पूरा परिवार उआसा था। सरेंडर के दौरान विधायक अमिताभ वाजपेयी, विधायक हसन रूमी भी मौजूद थे। इरफान सोलंकी और उनके भाई कई दिनों से फरार चल रहे थे। आज पुलिस के अथक प्रयासों के बाद इन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने सीपी कार्यालय में प्रस्तुत हुए और आत्मसमर्पण किया। हालांकि सरेंडर के दौरान इरफान सोलंकी ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन परिवार वालों ने कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया है। से हमको जो है राहत मिलेगी इंशाल्लाह, और ये तो झूठे मुकदमे सब जानते हैं। दरअसल इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर एक प्लॉट कब्जाने और उस पर बनी झोपड़ी में आग लगाने के आरोप लगे। इस मामले में जाजमऊ थाने में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन शुक्रवार को दोनों भाइयों ने कमिश्नर ऑफिस में खुद ही सरेंडर कर दिया। उत्तराखंड के मदरसों में नए सिलेबस और ड्रेस कोड लागू करने के फैसले के बाद अब बच्चों को स्काउट एंड गाइड के साथ एनसीसी की ट्रेनिंग देने की तैयारी है। अब उत्तराखंड के मदरसा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स दीनी तालीम के साथ साथ स्काउट एंड गाइड और एनसीसी के लिए ट्रेंड हो सकेंगे। बच्चों को सरकार की तरफ से स्काउट और गाइड, एनसीसी, एनएसएस की ट्रेनिंग मिल सकेगी। राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस संबंध में मदरसों को निर्देश जारी कर दिया है। ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब हाल ही मदरसों में ड्रेस कोड और एनसीईआरटी सिलेबस लागू करने की बात कही गई थी। जितने सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल है, एडेड स्कूल है, जितने हमारे संस्कृत स्कूल हैं, जितने हमारे मदरसे हैं, अल्पसंख्यक स्कूल हैं, इन सब जगह सारी चीज़ें हैं। सरकार के नए निर्देश के साथ कांग्रेस भी खड़ी नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने पहल को सराहा है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि सिर्फ सांप्रदायिक माहौल तैयार करना मकसद नहीं होना चाहिए। कहे के बयानबीर हैं ये लोग, तो बयानबाजी करके
केवल सांप्रदायिक माहौल खराब करने के सिवा बाकी कोई मंशा मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की या इनके मंत्रियों की नहीं दिखती है। नया निर्देश सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल, संस्कृत विद्यालय, आंगनबाड़ी, सरकार के अनुदानित स्कूल और मदरसों में लागू होगा। इसके लिए बाकायदा जो ड्रेस निर्धारित है उसे भी छात्रों को मानना होगा। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उनके निशाने पर अपनी ही पार्टी के सांसद हैं। अमरगढ़ महोत्सव का समापन समारोह था। डुमरियागंज से बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह समेत मंच पर कई नेता मौजूद थे। इस दौरान राघवेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल के खिलाफ अपशब्द कह डाला। हालांकि उन्होंने खुलकर नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा सांसद जगदम्बिका पाल की ओर था। राघवेंद्र बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल के लोगों को खुलेआम सामने आकर निपटने का चैलेंज भी दिया। खुले मंच पर दिए गए इस विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हिंदुओं के बीच में बैठे हुए गद्दारों के बारे में समझे। हमारे जिले में तो एक ही गद्दार है जिसने कल्याण सिंह के साथ गद्दारी किया, जो भगवान राम का मंदिर बनाना चाहते थे। और हमारे जिले में एक ही गद्दार है तो योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाने देना चाहता था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी हिंदुओं को लेकर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने विवादित बयान दिया था, जिस पर काफी सियासी शोर मचा था। विरोधियों ने बयान की आड़ में बीजेपी को घेरा था, क्योंकि तब राघवेंद्र प्रताप डुमरियागंज से बीजेपी के विधायक थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।